Hello friends, welcome back to another video from my channel, that is BioLife, and in this video we will discuss about the next phase of human reproduction, that is fertilization, or you can say syngamy. So in the previous videos we have discussed about the introduction of human reproduction, okay, and then there are various phases like gametogenesis, fertilization. So previous videos में हमने gametogenesis के बारे में पढ़ा था, जिसमें oogenesis एंड spermatogenesis के बारे में हमने पढ़ा, और उसके साथ ही हमने मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के बारे में भी पढ़ा. सो अब इस वीडियो में हम नेक्स्ट फेज की बात करेंगे कि आफ्टर गैमेटोजेनेसिस क्या होता है. फर्टिलाइजेशन प्रोसेस आता है जिसमें स्पर्म्स एंड ओवम की जो है वो फर्टिलाइजेशन होती है टू फॉर्म दी जाइगोट. So let's see this. Fertilization क्या होता है? Mainly it is the complex process involving the fusion of male and female gametes accompanied by the fusion of their cytoplasm and nuclei. Simple definition में अगर हम बात करें तो fertilization क्या हुआ? It is the fusion of sperm and ovum to form the zygote. यहाँ पर एक बात कर लेते हैं. एक साइंटिस्ट थे E.B. विल्सन. E.B. विल्सन ने डेफिनेशन दी है फर्टिलाइजेशन की. ही डिफाइंड द फर्टिलाइजेशन एज द यूनियन ऑफ स्पर्म न्यूक्लियस ऑफ पैटर्नल ओरिजिन विद एन एग न्यूक्लियस ऑफ द मैटरनल ओरिजिन टू फॉर्म द प्राइमरी न्यूक्लियस ऑफ द एम्ब्रियो. स्पर्म के न्यूक्लियस एंड एग का न्यूक्लियस का फ्यूजन हुआ एंड उसने क्या फॉर्म कर दिया? जाइगोट. ये कहा E.B. विल्सन ने. ठीक है, अब उसमें आगे प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन जो है इट हैज मेनली टू इंडिपेंडेंट फंक्शंस. एक तो आता है आपका एक्टिवेशन और दूसरा आता है आपका एम्फीमिक्सिस. एक्टिवेशन इज सिंपली दी पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म इनटू द एग एंड एम्फीमिक्सिस हुआ आपका जब फ्यूजन होती है मेल एंड फीमेल के प्रोन्यूक्लियाइज की. ओके, so it is the penetration of sperm in the egg followed by the series of changes in egg cortex while it involves the fusion of male and female pronuclei. और ये क्या करता है? It restores diploidy and induces the genetic variation in the species. तो अब बात कर लेते हैं हम मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन की कि क्या पूरा प्रोसेस है, किस तरह से मैकेनिज्म होता है पूरा फर्टिलाइजेशन प्रोसेस का. तो मेनली इसमें 5 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं. दीज आर दी अप्रोच ऑफ स्पर्मेटोजोन टू ओवम. फर्स्ट स्टेप क्या हुआ? स्पर्म का अप्रोच टू दी ओवम. देन कैपेसिटेशन एंड कॉन्टैक्ट ऑफ स्पर्म एंड ओवम. Then acrosomal reaction and entry of sperm, then activation of ovum जिसको हम egg reaction भी बोलते हैं, and last one is the amphimixis. So let's discuss them one by one. So this is the first step of the mechanism of fertilization, that is approach of sperm to the ovum. देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, about 3 to 3.5 ml of semen is deposited in the vagina in one ejaculate and in which 200 to 300 million sperms are present. ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जो स्पर्म की मूवमेंट होती है इनटू दी ओवम, वो सारा किस तरह से होता है, उसमें क्या चीज़ें हेल्प करती हैं, कौन सी चीज़ें वहाँ पर बैरियर बनती हैं जो उसकी मूवमेंट में प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं. तो अब हम उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, दैट इज दी थिंग्स विच हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ स्पर्म. तो फर्स्ट जो आता है दैट इज द लैशिंग मूवमेंट ऑफ टेल. जो स्पर्म की टेल होती है उसकी लैशिंग मूवमेंट की वजह से देखो इस तरह से मूव करती है टेल. ठीक है, सो द लैशिंग मूवमेंट ऑफ टेल हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ स्पर्म. अब सेकंड आते हैं हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन्स. ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं दीज आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द कॉन्ट्रैक्शंस मेनली इन दी वेजाइनल पार्ट एंड दी यूटेराइन पार्ट. ठीक है, वेजाइनल एंड यूटेराइन पार्ट में ये कॉन्ट्रैक्शंस करते हैं. ठीक है, जिस वजह से फिर क्या होता है, स्पर्म की मूवमेंट जो होती है इट टेक्स प्लेस फ्रॉम दी लोअर रीजन टू दी अपवर्ड रीजन्स. ठीक है, वो रिवर्स डायरेक्शन में होता है. सो दिस प्रोस्टाग्लैंडिन्स हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ स्पर्म्स इन दी अपवर्ड डायरेक्शन. थर्ड आते हैं हमारे एस्पायरेटरी मूवमेंट्स ऑफ यूट्रस. इट इज काइंड ऑफ सक्शन मूवमेंट होती है ये, ड्यू टू विच जो स्पर्म्स होते हैं दे पुल्ड अपवर्ड फ्रॉम दी वजाइना. अब नाउ देर आर सम बैरियर्स ड्यू टू विच द स्पर्म विल नॉट बी एबल टू मूव रैपिडली इनटू दी यूट्रस रीजन. ठीक है, अब फर्स्ट वन आती है उसमें हमारी एंडोमेट्रियम, थिक एंडोमेट्रियम. जो एंडोमेट्रियम होती है वो फोल्ड हो जाती है. ठीक है, इस तरह से फोल्ड हो जाती है एंड थिक हो जाती है, फिर वो बैरियर की तरह एक्ट करती है और ड्यू टू विच फिर जो स्पर्म है स्पर्म की मूवमेंट इस तरह से फिर वो होती है. ठीक है, नेक्स्ट बैरियर आता है हमारा एसिडिक पीएच. जो एसिडिक पीएच होते हैं हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं वो स्पर्म्स को किल कर देते हैं. और थर्ड बैरियर आता है हमारा फेगोसाइट्स जो कि स्पर्म्स को एनगल्फ कर लेते हैं.
ठीक है। अब क्या होता है, ओनली अबाउट 100 स्पर्म्स रीच दी फैलोपियन ट्यूब, और स्पर्म मूवमेंट, स्पर्म की जो स्पीड होती है वो कितनी होती है, दैट इज 1 to 4 मिलीमीटर पर मिनट। अब आफ्टर कैपेसिटेशन देर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन्वॉल्व, दैट इज अडहेशन, दैट मीन्स अडहेशन ऑफ स्पर्मेटोजोन टू द एग सरफेस, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब अडहेशन किस वजह से होगा, कौन करेगा इसमें हेल्प, दैट इज दी फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन उसको बोलते हैं, कि वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन। ये क्या होता है, दीज आर दी केमिकल्स, दिस केमिकल फर्टिलाइजिंग इट इज सिक्रेटेड बाय द ओवम, एंड दिस एंटी फर्टिलाइजिंग केमिकल इट इज सिक्रेटेड बाय द स्पर्मेटोजोन। ठीक है। अभी जो फर्टिलाइजिंग होता है इट हैज दी स्पर्मोफिलिक साइट्स अराउंड इट। ठीक है। जैसे कि आप यहाँ इस फिगर में देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है, like you can see here, so this is the fertilizing, ठीक है, and this is the chemical secreted from the ovum, and these are the sperms, ठीक है। so there is a clumping of spermatozoa due to their binding with the fertilizing molecule। अब जैसे हमने बात की फर्टिलाइजिंग एंड एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन में, कि फर्टिलाइजिंग जो मॉलिक्यूल है इट हैज मोर देन 1 स्पर्मियोफिलिक साइट्स, सो जिस वजह से इट कैन अट्रैक्ट मोर देन 1 एंटी फर्टिलाइजेंट्स, सो उस वजह से फिर क्या होगा, एग्लूटिनेशन हो जाएगी। ठीक है। अब ये देखो, दीज आर दी फ्री स्विमिंग स्पर्म्स एंड दिस इज वन इज द एग विद द जेली। नाउ दिस विल कंटेन मोर देन 1 स्पर्मियोफिलिक साइट्स, जिस वजह से क्या होगा, नंबर ऑफ स्पर्म्स विल attached to the egg surface. Now these are the agglutinated sperms. फिर after this ovum with the egg jelly. Now this one is the ovum, then egg, nucleus, egg jelly, और इससे क्या होगा, जो स्पर्म एक्सट्रैक्ट होगा, जो एक्स्ट्रा वेस्ट होगा वो रिलीज हो जाएगा। लाइक स्पर्म में जो आपका न्यूक्लियस होगा वो उसके साथ फ्यूज कर जाएगा, उसके अलावा जो उसका टेल रीजन होगा, जो एक्सट्रैक्ट होगा वो बाहर निकल जाएगा, एंड द जेली इज डिसॉल्व्ड। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फर्टिलाइजिंग एंड एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन। On the basis of competitive exams, you should know about the fertilizing and anti-fertilizing. So जो fertilizants होते हैं, it is a glycoprotein और mucopolysaccharides, और इनका molecular weight होता है that is about 80,000 to 3 lakh। अब इसका जो प्रोटीन पार्ट होता है it is formed of number of amino acids, जबकि इसका polysaccharide पार्ट जो होता है it consists of monosaccharides like glucose, fructose and galactose। Now this is the structural formula of the sulfonated monosaccharides, और फर्टिलाइजिंग का ये स्ट्रक्चर है। ठीक है। अब फंक्शंस क्या है फर्टिलाइजेंट्स के, कि एक तो इट मेक्स दिस स्पर्म स्टिकी सो दैट दे अडहेयर टू द क्लम्प्स। ठीक है, जैसे हमने देखा, देन इट मेक्स द स्पर्म टू अडहेयर टू द एग सरफेस एंड ड्यू टू विच क्लम्पिंग हो जाती है, एग्लूटिनेशन होता है। ठीक है, एंड इट लीड्स टू द कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म्स। फिर एंटी फर्टिलाइजेंट्स का ये क्या होता है, दिस आर द स्पीशीज स्पेसिफिक। ठीक है, एंड दे कंटेन एसिडिक प्रोटीन्स एंड इनका मॉलिक्यूलर वेट होता है आपका 10,000, और ये स्पर्म के सरफेस मेम्ब्रेन पे अटैच्ड होते हैं। So that was all about the fertilizing and anti-fertilizing. Now, after the approaching of spermatozoon to ovum, the next step is the capacitation or the contact of sperm and ovum. अब definition क्या होती है mainly capacitation की? It is the process which makes the spermatozoon capable of fertilizing the egg. So it mainly involves the physiological maturation of sperm. कि क्या होता है कि जो sperms होते हैं they attain the functional maturity in the female reproductive ट्रैक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर डायग्राम देखो, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हेड ऑफ स्पर्म। ठीक है, ये हेड है पूरा स्पर्म का, और यहाँ पे ये आपके एक्रोजोम। ठीक है, एक्रोजोम रिलीज करते हैं स्पर्म लाइजेंस को, और ये जो आपको आउटर लेयर पे ये दिखाई दे रहा है, ये स्ट्रक्चर्स पिंक जो कलर्ड स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, दीज आर दी स्टीरॉल्स एंड दी ग्लाइकोप्रोटीन्स। ठीक है, और यहाँ पर अब देखो क्या होता है, स्टीरॉल्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स जो है वो आपके अटैच्ड होते हैं ऑन दी आउटर मेम्ब्रेन ऑफ दी स्पर्म्स हेड। ठीक है, अब क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में कुछ केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, देयर आर सम केमिकल्स प्रेजेंट, वो क्या करते हैं, इन स्टीरॉल्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, वो अपनी तरफ उनको अट्रैक्ट करेंगे, जिस वजह से क्या होगा, जो यहाँ से फिर ये जो है यहाँ रिमूव हो जाएंगे एंड दे विल अटैच टू दोज केमिकल्स, जिसकी वजह से क्या होगा, जो मेम्ब्रेन होगी ये वीक पड़ जाएगी और परमिएबल हो जाएगी। फिर इससे क्या होगा, जो एक्रोजोम होगा इट विल रिलीज दोज स्पर्म लाइजेंस एंड इट विल डिसॉल्व द लेयर्स अराउंड द एग, देन ओनली फर्टिलाइजेशन कैन टेक्स प्लेस। ये स्टीरॉल्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स वहां जाकर केमिकल्स के साथ अटैच करेंगे, जिस वजह से फिर वो जो
एग होगा, एग की लेयर्स को फिर वो डिसॉल्व कर देगा, जिसकी वजह से फिर स्पर्म कैन एंटर दी ओवम। ठीक है, इसके बाद ही एक और स्टेप आता है, दैट इज द इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम आइंस की कैल्शियम आइंस का इनटेक। जब कैल्शियम आइंस व्हेन दे आर टेकन इन, देन द स्पर्म्स बिकम मोर एक्टिव और वो फिर फास्टर रेट पे फिर स्विम करेंगे। अब देखो, जैसे कि हमने कैपेसिटेशन में भी पढ़ा कि जो स्पर्म्स होंगे दे विल अटेन दी फंक्शनल मैच्योरिटी, और उसमें क्या होगा कि जो एक्रोसोम होगा इट विल रिलीज दी स्पर्म लाइजेंस। और किस वजह से रिलीज की उसने, जब उसके आउटर लेयर पे जो स्टीरोल्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स अटैच्ड थे, व्हेन दीज आर अट्रैक्टेड बाय सम केमिकल्स एंड दोज केमिकल्स आर प्रेजेंट इन दी फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, अब जो स्पर्म लाइसेंस रिलीज होंगे वो मेनली कौन कौन से होंगे? दीज आर दी फर्स्ट वन इज कोरोना पेनिट्रेटिंग और डाइजेस्टिंग एंजाइम्स, देन सेकंड वन इज hyaluronidases एंड द थर्ड वन इज द एक्रोजिन। ठीक है, अब ये जो फर्स्ट वन होती हैं कोरोना पेनिट्रेटिंग और डाइजेस्टिंग एंजाइम्स, दीज विल डाइजेस्ट द सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा मेम्ब्रेन। ठीक है, इनका मेनली क्या काम होता है, ये जो आपको सेल्स दिख रहे हैं, दीज आर दी सेल्स फॉर्मिंग दी कोरोना रेडिएटा, ये सेल्स कोरोना रेडिएटा फॉर्म करते हैं, तो इनको जो है फिर ये क्या करेंगी, डाइजेस्ट कर देंगे एंजाइम्स। ठीक है, इसके बाद दीज आर दी हाइलुरोनिक एसिड, ये जो आपको इस तरह से ब्राउन ब्राउन स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज दी हाइलुरोनिक स्ट्रक्चर, और ये क्या यहाँ पे किस तरह से एक्ट करेगा, इट विल एक्ट एज अ ग्लू, और ये इन सब सेल्स को इकट्ठे बाइंड करके रखेगा। ठीक है, ये तो आपको पता लग गया, सेल्स फॉर्मिंग दीज कोरोना रेडिएटा। ये आपकी ब्लू लाइन जो दिख रही है, दिस इज दी स्ट्रक्चर ऑफ एग। ठीक है, ये एग का आउटर स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है जहां पे कोरोना रेडिएटा लेयर वो होती है। ठीक है, फिर सेकंड आता है आपका हाइलुरोनिडेज। हाइलुरोनिडेज जो होते हैं, दिस विल डिसॉल्व द हाइलुरोनिक एसिड सो दैट द सेल्स विल लूजन अप एंड देयर विल बी अ पैसेज फॉर द एंट्री ऑफ स्पर्म्स। इनका मेनली क्या काम होता है, ये यहाँ पे हमने पढ़ा हाइलुरोनिक एसिड को, तो हाइलुरोनिडेज जो होंगे वो मेनली इसको डिसॉल्व कर देंगे, वो इसको डिसॉल्व कर देंगे, जिस वजह से क्या फिर क्या होगा, ये जो सेल्स इकट्ठे अटैच्ड हैं ये लूजन अप हो जाएंगे, ये दूर दूर हो जाएंगे, जिस वजह से क्या होगा, फिर स्पर्म के लिए एक पैसेज बन जाएगा फॉर द एंट्री इनटू द ओवम। ठीक है, अभी तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेल्स दिस आर टोटली अटैच्ड, देयर इज नो स्पेस प्रेजेंट इन बिटवीन देम। ठीक है, क्योंकि वहां पे हाइलुरोनिक एसिड प्रेजेंट है जो कि ग्लू की तरह एक्ट कर रहा है, उनको उसने बाइंड करके रखा है। फिर जैसे ही हाइलुरोनिडेज आएगा वो इनको डिसॉल्व कर देगा दिस हाइलुरोनिक एसिड को, जिस वजह से सेल्स विल लूजन अप, और यहाँ पर फिर ओपन स्पेस आ जाएगा, पैसेज आ जाएगा, फिर यहाँ से स्पर्म की एंट्री हो जाएगी इनटू द ओवम। थर्ड वन आती है हमारी एक्रोजिन। जो एक्रोजिन होती है इट विल मेनली डाइजेस्ट दी जोना पैलोसिडा लेयर। ठीक है, हमने पढ़ा है एग के अंदर एक जोना पैलोसिडा लेयर आती है, तो वो उसको डाइजेस्ट करेगी। ठीक है, फिर उससे क्या होगा, एक बार जोना पैलोसिडा लेयर डाइजेस्ट हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी, तो स्पर्म विल एंटर इनटू दी ओवम। ओके, अब जैसे कि हमने वेरियस प्रोसेसेस देखे, कैपेसिटेशन देखा, फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग का रिएक्शन भी हमने देखा, फिर फाइनली हमने स्पर्म लाइजेंस का रिलीज भी देखा। अब बात करते हैं एक्रोसोमल रिएक्शन की। अब यहाँ पर क्या होता है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओवम, दिस इज एग। ठीक है, अब जो स्पर्म होगा, दिस इज द, ये स्पर्म की टेल है, दिस वन इज मिडल पीस, ये जो अंदर आपको दिख रहा है दिस इज माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल, सेंट्रियोल, न्यूक्लियस, और ये आपका पूरा हेड रीजन है स्पर्म का, एंड दिस वन इज द एक्रोसोम। ठीक है, यहाँ से ये क्या रिलीज करेगा, एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स रिलीज करेगा। ठीक है, और यहाँ आप नीचे से देख सकते हो दिस इज द एग कोट, दीज आर द कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स विच आर प्रेजेंट इन द एग। ओके, और ये आपकी है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये एग की। ठीक है, अब क्या होगा इन दी एक्रोसोमल रिएक्शन, ये स्पर्म जो है इसने एंटर करना है एग के कॉर्टेक्स में। ठीक है, तो अब जैसे कि हमने पढ़ा कि स्पर्म लाइसेंस का रिलीज हो जाएगा, स्पर्म लाइसेंस रिलीज होगी, तो अब हमने 3 लाइसेंस के बारे में पढ़ा था, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम्स के बारे में, एक्रोजिन के बारे में, हाइलुरोनिडेज के बारे में हमने पढ़ा था कि फिर उनसे क्या हो जा रहा था कि वहां पर सेल्स का लूजन अप हो जा रहे थे, पैसेज वहां पे बन जा रहा था स्पर्म की एंट्री के लिए। तो वैसे ही यहाँ पर आप देख सकते हो दिस वन इज दी स्पर्म ट्यूब। लेटर ऑन क्या होगा, ये स्पर्म ट्यूब जो है फिर यहाँ पर एक तो एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स रिलीज होंगे यहाँ पे। ठीक है, और ये स्पर्म ट्यूब यहाँ पे इसकी फॉर्मेशन होगी, एंड जिस वजह से यहाँ पर एग की ये जो कोट है यहाँ पर आपको डिप्रेशन सा दिख रहा है, यहाँ पे डिप्रेशन फॉर्म हो जाएगा इस वजह से। ठीक है, क्योंकि यहाँ से स्पर्म की एंट्री होगी इनटू द एग कॉर्टेक्स। ठीक है, अब जो थर्ड स्टेप है यहाँ पर क्या होगा,
फ्यूजन हो जाएगी किस किस की, एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ स्पर्म एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द एग, दोनों प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स की फ्यूजन हो जाएगी, जिस वजह से फिर स्पर्म एंटर कर जाएगा आपका एग में। और लास्ट स्टेज में क्या होगा फिर, finally the sperm nucleus will enter into the egg cortex and here is the formation of a reception cone. Now here is the diagram. As you can see, this is the secondary oocyte or egg and this one is the sperm. ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, जो न्यूक्लियस होगा स्पर्म का, this one is the nucleus of sperm. So this nucleus of sperm comes near the fertilization cone. ठीक है, and then both the nucleus and the middle piece of the sperm it will come into the egg cytoplasm. यहाँ से sperm जो होगा and mitochondria they will enter into the एग साइटोप्लाज्म और ये आपकी फिर दिस इज द फर्टिलाइजेशन कोन। इस तरह से आपकी ये पीक लाइक इस तरह पॉइंटेड जो स्ट्रक्चर बनेगा ये फर्टिलाइजेशन कोन होगी, या फिर इसको आप रिसेप्शन कोन भी बोल सकते हो। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ रिसेप्शन कोन अब क्या होगा, मियोसिस 2 शुरू हो जाएगी, जैसे कि हमने oogenesis में पढ़ा था। मियोसिस 2 हो जाएगी तो उससे क्या होगा, एक तो मेटाफेज के जो फैक्टर्स होंगे दे विल बी डीएक्टिवेटेड और एनाफेज के प्रोमोटिंग फैक्टर्स जो होंगे वो एक्टिवेट हो जाएंगे और फिर क्या बन जाएगा, एक तो आपका एग बन जाएगा और दूसरी साइड आपका एक सेकेंडरी पोलर बॉडी बन जाएगी। After the acrosome reaction, now the next step is the gametic fusion और the fusion of gametic nuclei। इसमें मेनली क्या होता है, एक प्रोसेस आता है that is amphimixis। amphimixis क्या हुआ, it is the process of fusion of two different gametes to form a zygote। two different gametes हो गए आपके sperm and the ovum, ठीक है, तो उनका फ्यूजन होना और वो zygote बनाते हैं। तो यहाँ जैसे आप स्ट्रक्चर देख सकते हो, दिस वन इज अ स्ट्रक्चर ऑफ एग एंड दिस वन इज अ स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। ठीक है, यहाँ पर एनिमल पोल है एंड यहाँ पर वेजिटल पोल है। अब क्या होता है, दिस वन इज स्पर्म। अब स्पर्म जो होता है हमेशा एनिमल पोल से एंट्री लेता है इनटू दी ओवम। ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखना, हमेशा वो एनिमल पोल से एंटर होगा इनटू दी ओवम और जो भी वो पाथ फॉलो करेगा, ठीक है, यहाँ से ये आप देख रहे हो, दिस इज द स्पर्म न्यूक्लियस, ये स्पर्म न्यूक्लियस है और ये एग का न्यूक्लियस है। स्पर्म का न्यूक्लियस यहाँ से एंटर हो गया इनटू दी egg, ठीक है। Now the path followed by this nucleus it is known as the copulation and only this will decides the axis of the cleavage। इसका ये मतलब हुआ कि जिस साइड से आपकी स्पर्म की एंट्री हो रही है वहीं से हमेशा सेल की क्लीवेज होगी। ओके, फिर क्या होगा, अब स्पर्म न्यूक्लियस एंड एग न्यूक्लियस ये दोनों आपस में फ्यूज कर जाएंगे एंड दे विल फॉर्म दी सिनकैरियन। ठीक है, इसको बोलेंगे हम सिनकैरियन, वेयर द न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म एंड द एग इज फ्यूज्ड और एक नया न्यूक्लियस जो बन जाएगा हैविंग द 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। सो दिस विल नोन एज द सिनकैरियन। अब बात करते हैं फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के वेरी लास्ट स्टेप की, दैट इज द एग रिएक्शन और द एक्टिवेशन ऑफ ओवम। इसमें मेनली हम ये पढ़ेंगे कि जब स्पर्म जो है व्हेन इट विल अटैच टू द ओवम, तब ओवम में क्या क्या चेंजेस आएंगे, क्या क्या रिएक्शंस होगा। ठीक है, तो उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे किस तरह से ओवम एक्टिवेट होगा। सो एज द एक्रोसोमल ट्यूब्यूल कम इन कंटैक्ट विद द एग मेम्ब्रेन, सर्टेन रिएक्शंस अकर इन द एग साइटोप्लाज्म और उसको हम बोलेंगे फिर एक्टिवेशन ऑफ ओवम। जैसे कि क्या क्या होगा, एक तो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन होगी, विटेलाइन मेम्ब्रेन बनेगी, ठीक है, और आपकी फर्टिलाइजेशन कोन की फॉर्मेशन होगी, कुछ कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स कॉर्टिकल रिएक्शंस होंगी, उसके साथ साथ सम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज भी वहां पर प्रेजेंट होंगी। सो इसको हम पढ़ेंगे वन बाय वन विद द हेल्प ऑफ सम डायग्राम्स। फर्स्ट आती है हमारे पास फर्टिलाइजेशन कोन फॉर्मेशन। अब ये क्या होती है, किस तरह से फॉर्म होती है, जब एक्रोसोमल फिलामेंट जो होती है देन व्हेन इट विल टचेस द एग सरफेस, तो एग का जो साइटोप्लाज्म होगा इट विल बल्ज आउटवर्ड, इस तरह से वो बल्ज हो जाएगा, ठीक है, और देन इट विल फॉर्म द हाइलन प्रोजेक्शन और जिसको फिर हम बोलेंगे फर्टिलाइजेशन कोन और द कोन ऑफ रिसेप्शन। मेनली इसका फंक्शन क्या हुआ, ये जो फर्टिलाइजेशन कोन होगी इट विल ग्रेजुअली एनगल्फ द स्पर्मेटोजोन ईदर कंप्लीटली और सम पार्ट ऑफ दैट। अब क्या होगा, before the formation of fertilization cone and the entry of sperm into the egg, there will be some physicochemical changes that will occur in the egg cortex और उनको हम बोलेंगे फिर cortical reaction। Now this is the structure of egg। अब इसमें क्या होगा, as the sperm touches the egg तो meiosis 2 वहां पे शुरू हो जाएगी और उसी टाइम पे क्या होगा, विटेलाइन मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन, जो विटेलाइन मेम्ब्रेन होगी इट विल राइज अबव द cortical surface।
यहाँ से ये देखो ये थोड़ा ऊपर को बल्ज कर जाएगी, ठीक है। और कॉर्टिकल, दीज आर द कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स, दिस इज ऊप्लाज्म, ठीक है, दिस इज एक्सोप्लाज्म। फिर क्या होगा, जिस तरह से ये ऊपर बल्ज करगी तो यहाँ पे फिर एक स्पेस आ जाएगा बिटवीन द ऊप्लाज्म एंड द विटेलाइन मेम्ब्रेन। उस स्पेस को हम बोलेंगे पेरीविटेलाइन स्पेस, ठीक है, वो यहाँ पर बन जाएगा। फिर क्या होगा, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स जो होंगे, दीज आर द कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स, नाउ दे विल बी अटैच्ड टू द विटेलाइन मेम्ब्रेन। जब कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स यहाँ से इधर ट्रांसफर होके विटेलाइन मेम्ब्रेन पे ज्वाइन कर जाएंगे तो उस फिर वो फॉर्म कर देगा आपका फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द कॉर्टिकल रिएक्शन एंड यहाँ पर फाइनली फिर हमारे पास फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन फॉर्म हो जाएगी। नाउ आफ्टर द कॉर्टिकल रिएक्शंस थर्ड स्टेप आता है हमारे पास मेटाबॉलिक एक्टिवेशन। अब इसमें क्या होता है, जैसे ही स्पर्म एंटर करेगा ओवम में तो वो वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को जनरेट करेगा। अब इसमें क्या होगा, सबसे पहले जो परमेबिलिटी होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वो इंक्रीज हो जाएगी, किसके लिए, फॉर द वाटर, इथाइलिन, ग्लाइकोल फॉस्फेट एंड द पोटेशियम आयंस। अब परमेबिलिटी इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, देयर इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम इज चेंज, और जो मेम्ब्रेन होगी नाउ इट विल बिकम डीपोलराइज्ड और उसको बोलेंगे हम फास्ट ब्लॉक पॉलीस्पर्मी। अब फर्टिलाइजेशन के टाइम क्या होता है कि जो प्रोटीलिटिक एंजाइम्स होती हैं, these रिमूव इनहिबिटर्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस एंड दे एक्टिवेट द प्रोटीन सिंथेसिस। और जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन होता है इट इज ऑल्सो इंक्रीज्ड एज ऑक्सीजन कंजप्शन इज इंक्रीज्ड विच डिक्रीजेस द रेस्पिरेटरी कोशिएंट। और फाइनली वो न्यूक्लियर डिवीजन का इनिशिएशन करता है एंड फाइनली डीएनए सिंथेसिस भी जो स्टार्ट हो जाती है। Now there are some important points I have mentioned here. फर्स्ट इज कि जो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन होगी, अब जब जैसे हमने वहां पर पढ़ा था कॉर्टिकल रिएक्शंस में हमने पढ़ा था कि जब फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन फॉर्म हो जाएगी देन इट विल प्रिवेंट द पॉलीस्पर्मी। एंड व्हाट इज पॉलीस्पर्मी, कि जब एक बार स्पर्म फ्यूज हो जाएगा एग के साथ तो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन वहां फॉर्म हो जाएगी और उसके बाद कोई भी और स्पर्म वहां पर फिर फ्यूज नहीं कर सकता है, ठीक है, दैट इज पॉलीस्पर्मी। तो उस चीज को फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन प्रिवेंट करके रखेगी। और फर्टिलाइजेशन जो होती है वो कहां पर होती है, मेनली एम्पुलर रीजन में होती है, वो ओविडक्ट के, और इट टेक्स प्लेस बिटवीन 14th to 16th डे एज द एग इज रिलीज्ड ऑन द 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो इफ द एग इज स्टेड फॉर 2 days इन द फैलोपियन ट्यूब। अब क्या होता है, मेनली फर्टिलाइजेशन कब होती है, 14 to 16 डेज के बीच में। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट हो जाती है तो उसके 14th डे पे फर्टिलाइजेशन होती है, एग बनता है। जो एग है वो मेनली 2 दिन के लिए फैलोपियन ट्यूब में रहता है। अगर उन 2 दिनों के बीच में अगर स्पर्म वहां पर आ जाए, इफ द स्पर्म इज एबल टू रीच अप टू दैट एग इन दोज 2 days, तभी से फर्टिलाइजेशन होगी, ओके। एंड वंस द फर्टिलाइजेशन अकर देन द जाइगोट विल बी फॉर्म्ड। और अगर जाइगोट बन जाएगा देन इट विल स्टार्ट टू डिवाइड एंड इट विल बी मूव्ड टू बैक टू द यूट्रस। फाइनली जाइगोट की क्लीवेज होगी, वेरियस स्टेजेस बनेंगी, मोरुला बनेगा, ब्लास्टुला बनेगा, गैस्टुला बनेगा, ठीक है, और फिर वो पूरा प्रोसेस आपका हो जाएगा और फाइनली एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो जाएगी। इसके बाद हम फिर क्लीवेज के बारे में पढ़ेंगे, ओके। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, ठीक है। एंड इससे नेक्स्ट वीडियो जो होगी दैट विल बी ऑल अबाउट द क्लीवेज, ब्लास्टुलेशन, मोरुलेशन एंड गैस्ट्रुलेशन। थैंक यू।